होगी कि प्यार कभी मरता नहीं, और अगर जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान इस दुनिया से चला भी जाए तो फिर आपको उसके हेलुसिनेशंस आने लग जाते हैं, जिसमें वो इंसान आपको अपने पास नजर आता है और ये फीलिंग्स बिल्कुल रियल लगती है। हमारी ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमारे मेल लीड टैंग जिंगशिंग की कब्र का सीन दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड सुशा को दिखाया गया, जो कि बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि आज उसके लवर टैंग जिंगशिंग की डेथ हो गई है और ये सभी लोग उसके फ्यूनरल पर ही आए थे। सुशा कॉफिन में टैंग जिंगशिंग की डेड बॉडी को देखकर सोच रही थी कि आज से 3 दिन पहले हम दोनों की शादी होने वाली थी। तुमने कहा था कि तुम जल्दी ही अब्रॉड में बिजनेस वर्क खत्म करके वापस आ जाओगे और फिर हम दोनों की शादी होगी। मैंने तुम्हारे लिए कितना खुशी से इंतजार किया। अब इस रियलिटी को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि दुल्हन बनने से पहले ही मैं विधवा हो गई। तुम जानते हो ना कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं। तुम्हें बुलाकर मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी। बारिश में खड़ी उसके माइंड में यही सारी बातें चल रही थी, जबकि बाकी के लोग टैंग जिंगशिंग को दफनाकर वहाँ से वापस चले गए। बहुत टाइम गुजरने के बाद सुशा भी झुकते हुए उसके कब्र को किस करती है और फिर वहाँ से मुड़ते हुए वापस जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी तो उसने देखा कि टैंग जिंगशिंग उसके सामने खड़ा था। उसे भी सुशा का ऐसे सैड रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और फौरन से उसका अम्ब्रेला हटाते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगा। इस वक्त तो सुशा भी सिर्फ उसे अपने करीब चाहती थी। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुशा टैंग जिंगशिंग का नाम चिल्लाते हुए जाग उठी। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आते हुए कहता है कि सुशा तुम उठ गई हो, और वो पूछने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आई। हुजियान ने बताया कि कल तुम कब्रिस्तान में बेहोश हो गई थी, जबकि सुशा उसकी ये बात सुनकर सोचने लगी कि कल की वो किस मुझे इतनी रियल क्यों लगी, जैसे टैंग जिंगशिंग मेरे पास ही हो। प्रेजेंट में हुजियान उसे समझा रहा था कि देखो सुशा, हम मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते। तुम्हें भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक वर्ल्ड टूर बुक करवाया है, तुम्हें इस पर जाना चाहिए। तुम इसे अपने लिए हील होने का एक चांस समझ लो। नेक्स्ट सीन हमें 6 मंथ्स बाद का दिखाया गया। सुशा वर्ल्ड टूर से वापस आते हुए दिल ही दिल में कह रही थी कि 6 महीने गुजर गए लेकिन मेरे दिल के अंदर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। टैंग जिंगशिंग, अब मैं मजीद इस तकलीफ से नहीं चुप सकती और इस शहर में मुझे अब तुम्हारे बगैर ही रहना होगा। ये सब कुछ सोचते सोचते वो घर में इंटर हो गई थी और सोफा पर बैठ जाती है। उसे ये तक ख्याल नहीं आया कि उसने किसी के लैब पर सर रख दिया। वो भी कोई और नहीं बल्कि टैंग जिंगशिंग ही होता है, जो कि इसे कहने लगा कि ओह हेलो लड़की, ये तुम क्या कर रही हो। चूषा ने जब उसे देखा तो शॉक्ड हो जाती है कि क्या फिर से हेलुसिनेशन, प्लीज तुम मत बोलो। और फिर जल्दी से अपने फोन में सर्च करने लगी कि हेलुसिनेशन क्या है और क्यों होता है, जिससे उसको पता चला कि अगर आपको हेलुसिनेशंस आते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको सिजोफ्रेनिया हो गया हो। अब वो टैंग जिंगशिंग को देखकर सोच रही थी कि क्या मैं सच में बीमार हूँ, और उसे हाथ लगाकर टच करने की कोशिश करने लगी। वो भी इसे हैरानी से देखते हुए पूछने लगा कि क्या तुम सच में हुआ रुई हो, जबकि सुशा अपने कान बंद करते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं सुन रही, मैं जानती हूँ कि ये झूठ है। टैंग जिंगशिंग उसे पागल लड़की कहते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, जबकि सुशा उसे हक करते हुए कहने लगी कि तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा, वरना तो मैं सच में ही पागल हो जाऊंगी। तभी दूसरी तरफ से उसकी स्टेप मॉम न्यानची आते हुए कहने लगी कि न्यान भाई, क्या ये तुम हो। सुशा सुनकर हैरान हो गई कि क्या आपको ये लड़का नजर आ रहा है। न्यानची अभी भी न्यान भाई से कह रही थी कि भाई अगर तुम वापस आ गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुशा हैरान हो जाती है कि भाई, क्या ये तुम्हारा भाई है, ये टैंग जिंगशिंग की तरह क्यों लग रहा है। न्यानची को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि तुम भी वापस आ गई हो तो चलो हमारे साथ ही डिनर कर लेना। और हाँ, इनसे मैं तुम्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये मेरा भाई न्यान भाई है, अब रिश्ते में तुमसे बड़ा है तो तुम्हें इसे अंकल कहना चाहिए। सुशा उसे देखते दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये लड़का हुबहू टैंग जिंगशिंग की तरह कैसे दिख सकता है और अब मैं इसे अंकल क्यों कहूँ। रूम में आकर भी वो इसी कश्मकश में थी कि दुनिया में दो लोग बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, या तो फिर मैं टैंग जिंगशिंग को बहुत मिस कर रही हूँ इसलिए मुझे न्यान भाई उसकी तरह लगा, वरना तो वो कितना एरोगेंट है। पर सामने ही स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अगर इंसान बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरता है तो ये पॉसिबल है कि उसे अमीजिया हो जाए। अब वो सुनकर सुशा दोबारा से सोचने लगी कि कहीं टैंग जिंगशिंग को भी अमीजा तो नहीं हो गया और वो अपनी सारी यादाश्त खो चुका हो। एक इंसान अपनी यादाश्त तो खो सकता है मगर उसकी बॉडी तो चेंज नहीं हो सकती ना। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। इसके बाद उसका राउंड 1 शुरू हो गया था। न्यान भाई के रूम में जाकर वो देखना चाह रही थी कि अगर वो क्रियोन की अंडरवियर यूज करता है तो वो जरूर टैंग जिंगशिंग ही होगा, क्योंकि इस एज में सिर्फ टैंग जिंगशिंग ही वो वेयर कर सकता है। उसका ये वाला शक तो बिल्कुल ठीक निकला, मगर सिर्फ इससे ये बात साबित थोड़ी ना हो सकती थी कि वो टैंग जिंगशिंग है, इसलिए उसने राउंड
राउंड 2 पर काम करना शुरू कर दिया कि अगर वो सच में ही टैंग जिंगशिंग है तो फिर उसको इस वेल के बारे में जरूर याद होगा। नेक्स्ट सीन में वो उस वेल को पहनकर न्यानबई की तरफ भागते हुए कह रही थी कि टैंग जिंगशिंग मुझसे दोबारा से शादी कर लो। इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो गया था और वो गिरने ही वाली होती है। न्यानबई ने उसे बचाते हुए हक कर लिया। उसकी ये मूवमेंट, उसका ये हक करना सुशा को बिल्कुल टैंग जिंगशिंग की तरह ही लगा। फौरन से कह भी दिया कि मुझे पता था तुम टैंग जिंगशिंग ही हो, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना। जबकि न्यानबई उसकी वेल उतारते हुए कहने लगा कि मिस हुआ रुई, क्या तुम इस दिन में भी कॉस्प्ले खेल रही हो? असल में उसका फैमिली नेम हुआ रुई था, लेकिन टैंग जिंगशिंग ने उसे हमेशा सुशा कहा तो वो खुद को सुशा ही कहलाना पसंद करती थी। इसके बाद उसका थर्ड राउंड शुरू हो जाता है कि अगर वो सच नहीं बता रहा तो उसकी बॉडी सच बता देगी। असल में टैंग जिंगशिंग को मिल्क से एलर्जी थी। सुशा उसे मिल्क का गिलास देते हुए कहती है कि अगर आपने इसे पी लिया तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। न्यानबई उसे पी लेता है और सुशा उसे हक करते हुए कहने लगी कि देखा, तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। मुझे पता था कि तुम टैंग जिंगशिंग ही हो क्योंकि तुम दूध नहीं पी सकते। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? न्यानबई उसको खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? मैंने तुम्हारी अपॉलजी एक्सेप्ट की, मैंने दूध को पिया, अभी भी तुम खुश नहीं हो? सुशा बेचारी उसे क्या ही कहती, अगेन सॉरी करके वहाँ से भाग निकली। आफ्टर दैट रूम में आकर उसने टैंग जिंगशिंग का सामान ओपन किया। उसमें से एक बाल निकालते हुए कहने लगी कि अब आखिरी ऑप्शन बचा है डीएनए टेस्ट करवाने का और ये उसका फाइनल राउंड होने वाला था। इसके बाद वो चोरी छुपे न्यानबई के पास जाकर उसका एक बाल लेना चाह रही थी, मगर उसने पिक्चर क्लिक करते हुए इसे पकड़ लिया था और ये बहाना करते हुए कहने लगी कि मैं सोच रही थी आपको हेडेक हो रहा होगा, क्यों ना अंकल मैं आपका हेड मसाज कर दूं, मैं बहुत अच्छा मसाज करती हूँ, सच में आप यहीं पर रुके, मैं जल्दी से ऑयल लेकर आती हूँ। आफ्टर दैट मसाज के दौरान चूषा कोशिश कर रही थी उसका एक बाल उतारने का, लेकिन उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और आखिरकार न्यानबई कहने लगा कि चलो बस कर दो, मसाज हो गया है। बेचारी चूषा का मकसद तो अभी पूरा हुआ ही नहीं था, इसलिए वो इसे जबरदस्ती रोकने लगी कि नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तक तो मैंने आपको अपनी सारी टेक्निक्स दिखाई ही नहीं। इस जबरदस्ती के चक्कर में उसने एक और कांड कर दिया कि सारा का सारा ऑयल न्यानबई के मुंह पर गिरा दिया और फिर उसे देखकर इसे हंसी भी आने लगी। लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आई। जब न्यानबई शावर लेकर बाहर निकला तो ये उसके सामने ही खड़ी थी कि क्यों ना मैं आपके बाल ड्राई कर दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करें। ये कहते कहते वो स्लिप होकर नीचे गिर गई और साथ ही साथ उसके टॉवल को भी नीचे गिरा देती है। हाय बेचारी, माफी मांगते मांगते उसने दूसरा कांड कर दिया था। इवन के न्यानची ने भी आकर ये वाला सीन देख लिया था और कहने लगी कि ये हो क्या रहा है। न्यानबई भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा कि हो रुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि चूषा उठकर वहाँ से भागते हुए कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और उसका टॉवल नीचे गिरा पड़ा था। नेक्स्ट सीन में न्यान किसी आदमी का पीछा कर रहा था जो कि किसी लड़की से बात करते हुए कह रहा होता है कि आप फिक्र नहीं करें, हम हुआ ग्रुप को पूरी तरह से रॉइन करने का प्लान बना चुके हैं। हुआ ग्रुप सुशा के डैड की कंपनी थी, मगर न्यानबई को उसमें क्या इंटरेस्ट है ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। खैर फिलहाल तो वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए उस आदमी के पॉकेट से उसका फोन निकाल लेता है और बाहर आकर अपनी कैप पहन दी, अपनी जैकेट भी चेंज कर ली ताकि उसे कोई पहचान ना सके। गाड़ी में बैठकर वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे लगता था मैं धीरे धीरे करके अपना बदला ले लूंगा, लेकिन मिस हुरुई के वापस आ जाने की वजह से कहीं मेरा प्लान गड़बड़ ना हो जाए। अब मुझे जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। आफ्टर दैट घर आकर वो अपनी सिस्टर से बात करते हुए कह रहा था कि मैंने चैट हिस्ट्री अच्छे से चेक कर ली, डायमंड बीट के डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में नहीं बल्कि आपके हस्बैंड के स्टडी रूम में है। न्यानची बोली मगर वो तो हर वक्त लॉक रहता है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी भी तरह मौका ढूंढकर चाबी निकाल लूंगी। और न्यानबई बोला कि ठीक है, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। थोड़ी ही देर में न्यानची चाबियां लेकर पहुँच आई और वो कहती है कि डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट में हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर हुआ ग्रुप ही है। एक बार हमें हुआ ग्रुप का नेक्स्ट स्टेप पता चल जाए तो फिर ये प्रोजेक्ट 100% हमारे हाथों में होगा। न्यानबई चाबी को साइड पर फेंकते हुए कहने लगा कि अभी तो मैं स्टडी रूम में जा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड घर है। और वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, कल हम दोनों बाहर जाने वाले हैं तो तुम पीछे से अपना काम कर देना। ये बातें अभी चल ही रही थी कि ऊपर से लाइट ऑन हो गई और ये दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि सुशा थी जो कहने लगी कि माफ करना, मुझे जरा भूख लगी थी, बस ब्रेड लेने के लिए आई हूँ, आप दोनों अपनी कन्वर्सेशन को जारी रखो। न्यानबई ने देखा कि उसने तो चाबियां ब्रेड के
पास ही फेंकी हुई थी। अब इससे पहले कि सुशा उसे देख पाती, वो जल्दी से सुशा का हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। सुशा को बिल्कुल टैंग जिंगशिंग वाली वाइब्स आ रही थी, जबकि न्यान भाई अपनी सिस्टर से कहने लगा कि आप प्लीज अपने रूम में जाकर आराम करो, मुझे इससे प्राइवेटली कुछ बात करनी है। उसके जाने के बाद सुशा इससे पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, और ये बोला कि यकीनन वो लड़की तुम ही थी। सुशा फिर से पूछने लगी कि कौन कौन लड़की। न्यान भाई बताने लगा कि आज से 6 महीने पहले मैं कब्रिस्तान गया था अपने एक दोस्त को विजिट करने के लिए, और वहाँ एक पागल सी लड़की ने मुझे पकड़कर किस करना शुरू कर दिया। क्या वो लड़की तुम ही थी? सुशा उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने लगी कि क्या वो इल्यूशन नहीं था, और फिर उसको खुद से दूर करते हुए कहने लगी कि क्या वो तुम थे? मुझे क्लियरली याद है कि तुमने मुझे किस करना स्टार्ट किया था। इसी दौरान उसे याद आया कि यहाँ पर तुम और मैं का तो सवाल है ही नहीं, बल्कि मैंने इस अंकल को टैंग जिंगशिंग समझकर किस किया। कितने एम्बेरसमेंट की बात है। न्यान भाई बोला कि सच बताऊं, तुम में किसिंग करने की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब कहने को तो मैं तुम्हारा अंकल हूँ, वरना तो मैं तुम्हें सिखा देता। बेचारी सुशा बहुत ज्यादा एम्बेरस थी और कुछ भी कहे बगैर दबे पांव वहाँ से निकल गई। इधर न्यान भाई शुक्र अदा कर रहा था कि उसकी नजर चाबी पर नहीं पड़ी। इधर सुशा रूम में आकर सोच रही थी कि क्या तुम सच में ही टैंग जिंगशिंग नहीं हो। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। होजियान सुशा को उसकी बर्थडे पर सरप्राइज देता है और वो काफी ज्यादा खुश भी हो गई थी। पूछने लगी कि तुम्हें इस बार भी मेरी बर्थडे याद थी? वो बोला कि मुझे याद कैसे ना हो, आखिर ये दिन है ही तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट। सुशा कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों से तुम मेरी लाइफ में हो, क्योंकि तुम हर बार मेरी बर्थडे को याद रखते हो। इसके बाद बातों ही बातों में सुशा कहने लगी कि वो देखो शूटिंग स्टार, जबकि होजियान को कुछ नजर नहीं आया। तो वो कहने लगा कि हो सकता है वो शूटिंग स्टार टैंग जिंगशिंग हो, वो भी तुम्हें वहाँ से देख रहा होगा और तुम्हें सैड देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर सुशा काफी ज्यादा सैड हो जाती है, जबकि होजियान उसे बर्थडे गिफ्ट देते हुए कहने लगा कि ये तुम्हारे लिए। देखने के बाद वो कहने लगी कि HRY यानी कि हुरुई, ये तो मेरा ही नाम है। वो बोला कि हाँ, मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता था कि टैंग जिंगशिंग अब हमारे बीच में नहीं रहा, तो तुम्हें भी अब खुद को मिस सुशा नहीं कहना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। सुशा को ये सब बातें अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई स्टडी रूम जाना चाह रहा था, मगर एंड टाइम पर सुशा घर पहुंच आई। अब उसे देखकर ये पूछने लगा कि तुम कहाँ थी इतनी रात को, इतनी देर से क्यों आ रही हो? ये बोली कि आपने इस तरह से मुझ पर नजर रखना कब से शुरू कर दी? और वो बोला कि अब तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, तुम्हारा अंकल हूँ, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखूँ। सुशा उसे जवाब देना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी कहने लगी कि आज मेरी बर्थडे है और मैं फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। मिस्टर अंकल, क्या आपके लिए इतना जवाब काफी है? और फिर आगे चलने लगी। न्यान भाई सोच रहा था कि आज किसी भी तरह मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, तो दिल ही दिल में प्लान बनाकर उसे रोक लेता है कि अगर आज तुम्हारी बर्थडे है तो क्यों ना हम दोनों भी सेलिब्रेट करें। मैं यूएस से एक अच्छी वाली वाइन लेकर आया हूँ, चलो उस बोतल को ओपन करते हैं। सुशा भी इसके लिए मना नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में काफी सारी वाइन पीने के बाद भी सुशा ड्रंक नहीं हुई, तो वो कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ने अच्छी वाली वाइन कहकर स्कैम किया है, क्योंकि ये तो हमारे पास वाले स्टोर की ड्रिंक लग रही है। न्यान भाई बोला कि मुझे क्या पता था कि तुम इतनी अच्छी ड्रिंकर होगी, और दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि हर हाल में इसका ड्रंक होना जरूरी है, वरना तो मेरा काम कैसे होगा। इसलिए वो कह देता है कि मेरे पास कुछ और वाइन भी है, चलो उसे ट्राई कर देते हैं। नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया गया, जहाँ सुशा पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी थी। अब वो न्यान भाई को भी टैंग जिंगशिंग समझने लगी थी। उसे कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, जबकि न्यान भाई उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम ड्रंक होती ही नहीं, तो फिर ये सब कुछ क्या है? और इसी दौरान उसका लॉकेट दूर जाकर गिरा। सुशा उसके पास जाकर उठाते हुए कहती है कि माई हनी लव, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं तुम्हें ब्लो करती हूँ, अब तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। न्यान भाई उसकी ये हरकतें देख रहा था, जबकि इधर सुशा को टैंग जिंगशिंग की याद आई। आज से 1 साल पहले उसने खुद ही इस लॉकेट को डिजाइन करके सुशा को गिफ्ट में दिया था और वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए और भी कई सारे बनाऊंगा। दोनों ने मिलकर इसे हनी लव का नाम भी दिया था। प्रेजेंट में वो न्यान भाई की तरफ देखकर कहने लगी कि टैंग जिंगशिंग, तुम कितने बुरे हो, मुझसे राज छुपा कर रखते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसके पास जाकर कभी उसके फेस को टच करती है और कभी उसके नेक को कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। न्यान भाई उसे धीरे धीरे करके रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बजाय रुकने के वो इसके गोद में आकर बैठ जाती है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे एब्स और तुम्हारे 6 पैक्स भी देखने हैं, क्या ये अभी भी पहले की तरह ही हैं? न्यान भाई उसके हाथ
हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि हुई अब अगर तुम दोबारा हिली तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। लेकिन वो बाज नहीं आती और कहने लगी कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले मैंने कभी ना देखा हो। किसी हद तक तो नियान भाई भी उसके लिए पिघल चुका था और उसे किस करने ही वाला होता है, मगर उससे पहले ही सुशा टुन हो गई। नेक्स्ट सीन में नियान भाई स्टडी रूम की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि अब हुई सो गई है तो मुझे सीरियस होकर अपना काम करना होगा। लॉकर से डायमंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स निकालकर उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और फिर वहाँ से वापस जाने लगा। तभी उसने देखा कि सुशा उसके सामने खड़ी है और पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, दिखाओ भी। नियान भाई किसी भी हाल में उसे पता चलने नहीं देना चाहता था और सोचने लगा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मिस सुशा, ये मैं हूँ टैंग जिंगशिंग, क्या तुम्हें मैं याद नहीं। सुशा उसकी ये बात सुनकर उसी में ही खो गई थी और कहने लगी कि टैंग जिंगशिंग, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। ये कहते हुए वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। हाथ छुड़ाते हुए उसे हक कर दिया कि तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुम्हें मेरी जरा परवाह नहीं। नियान भाई को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे संभालते हुए कहने लगा कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम रोना बंद करो, अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। सुशा उसे फोर्सफुली किस करने लगी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। नियान भाई ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि सुशा इस वक्त ड्रंक है। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो सुशा से खुद को नहीं छुड़ा पाया और आखिरकार वो भी विलिंगली इसे किस करने लगता है। दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट रूम में भी आकर शुरू हो गया। नियान भाई उसे एक बार फिर से वार्न कर देता है कि अगर तुम इसी तरह मुझे अपनी तरफ खींचती रही तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। असल में वो सुशा को डराना चाह रहा था, मगर सुशा कहने लगी कि मैं तुम्हें फ्री हैंड देती हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि सुशा ड्रंक थी और वो दोबारा से टुन हो जाती है। नियान भाई सोचने लगा कि ये जानने के बावजूद भी कि तुम हू रंचन की बेटी हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारा हर एक मूव मुझे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर देता है। काश कि तुम हू रंचन की बेटी ना होती। आफ्टर दैट वो अपनी शर्ट पहनकर वहाँ से जाने ही वाला था। इधर सुशा नींद में ही बोल पड़ी कि टैंग जिंगशिंग प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। अब वो मजबूर हो गया था इसके पास रह जाने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। सुशा की जब आंख खुली और उसने अपने सामने टैंग जिंग को देखा तो बहुत प्यार से उसे किस करती है। फिर फौरन से उसे ख्याल आया कि ये टैंग जिंग नहीं बल्कि बई नियान है। उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया कि तुम कितने बेशर्म इंसान हो, तुम्हें अपनी एज का भी ख्याल नहीं आया। अगले ही सीन में काफी शर्मिंदा होकर उसे हॉट वाटर देते हुए माफी मांग रही थी कि कल रात में ड्रंक थी इसलिए आपसे निपट कर अपने पास ही रहने के लिए कहा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। नियान भाई बोला कि ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक रूल बना लेता हूँ, अगली बार जब भी मैं तुम्हारे आस पास हूँगा तुम ड्रिंक नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। सुशा भी इस रूल को एक्सेप्ट कर लेती है और पूछने लगी कि अच्छा अंकल ये बताओ कि कल रात मैंने इसके अलावा कुछ और तो नहीं किया था ना। वो बोला कि किया था ना, ये देखो। उसके नेक पर लव बाइट देखकर इसे टैंग जिंगशिंग की याद आ गई। आज से 1 साल पहले ये उसे घर से निकालते हुए कह रही थी कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया, और बदले में वो बोला कि मैंने क्या किया बल्कि तुम देखो तुमने क्या किया था। प्रेजेंट में नियान भाई कह रहा था कि मैं इसे तुम्हारी ड्रंकन मिस्टेक समझ लेता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये बर्तन अब तुम दो जाकर। नेक्स्ट सीन में सुशा को डीएनए टेस्टिंग सेंटर से कॉल आती है और बताया गया कि आपने जो डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और हमने आपको मेल कर दी, आप उसे चेक कर लें। ये सुनकर अब सुशा के हाथ कांपने लगे क्योंकि वो नहीं जानती थी कि रिपोर्ट में क्या होगा। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया आज से 6 महीने पहले, जब वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और टैंग जिंगशिंग के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। इसी दौरान उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई और उसे बताया गया कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है क्योंकि वो किसी जुर्म में मुलविस था और हाथ न आने की वजह से उसे शूट कर दिया गया। ये खबर सुनकर उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस ड्रामा को कंटिन्यू रखूं तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए। और हाँ, एक बात का मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि अब से मेरे चैनल पर आपको क्वालिटी वाले ड्रामास मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि हर एपिसोड जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम ब्यूटीफुल सी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि अपने ही एंगेजमेंट पार्टी से भाग रही होती है।
सीनियर बटलर जूनियर बटलर को कहता है जाओ जल्दी जल्दी से यंग लेडी को पकड़ कर लाओ, लेकिन बेचारा जूनियर कहता है कि अगर हम उन्हें पकड़ भी देंगे तो वो मार्शल आर्ट में ट्रेन है, वो मुझे वहीं पे छाड़ देंगी। और दूसरी तरफ वेन जो कि अपना हुलिया बदल चुकी होती है और कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए मैं तो मास्टर जी से शादी नहीं करूंगी। एक तरफ जब ये बात मिस्टर जी को पता चलती है कि उनकी फ्यूचर फियांसे एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर भाग गई, तो ये तो कह रहे होते हैं अच्छा हुआ कि वो चली गई, मैं वैसे भी वन फैमिली से एंगेजमेंट कैंसिल ही करने वाला था। तभी यहाँ मिस्टर जी के स्टेप मॉम एंड स्टेप ब्रदर आते हैं, जो कि मिस्टर जी के फ्यूचर फियांसी के भाग जाने की वजह से मिस्टर जी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर लो, नहीं तो क्या पता कोई भी लड़की तुमसे शादी ही ना करे और तुम जिंदगी भर अकेले रह जाओ। स्टेप ब्रदर भी बहुत मजाक उड़ाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वाइफ आते ही मुझे पसंद करने लग जाए, इसीलिए सोच समझ कर ही शादी करना। मिस्टर जी गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और इस चीज से हमें ये समझ में आती है कि मिस्टर जी का फैमिली रिलेशन कुछ इतना खास नहीं है। एक तरफ वैंग टैंग जो कि हुलिया बदल कर घूम फिर रही होती है और वो एक कार के शीशे में अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रही होती है, तभी कार का शीशा नीचे होता है और हम मिस्टर जी को यहाँ देखते हैं और यहाँ से हमें ये रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे से आज तक कभी मिले ही नहीं हैं। ना ही मिस्टर जी वेन फैमिली की डॉटर से मिले हैं और ना ही वेन टैंग मिस्टर जी से मिली है। तभी वेन टैंग की नजर अपने फैमिली वालों पर पड़ जाती है जो कि यहीं मौजूद होते हैं, इसीलिए वेन टैंग हड़बड़ी में मिस्टर जी के ही कार में घुस जाती है और इसे देखकर मन मन में कहती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है। मिस्टर जी न्यू बॉडीगार्ड से आज ही मिलने वाले थे, तो उन्हें लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका न्यू बॉडीगार्ड है, इसीलिए ये इसके बारे में पूछने लग जाते हैं। इन कार में बैठे रहने का कोई बहाना नहीं होता, इसीलिए वैन झूठ कह देती है कि हाँ मैं ही आपका बॉडीगार्ड वेटिंग न्यू हूँ। और तभी यहाँ ड्राइवर आकर मिस्टर जी को इन्फॉर्म करता है कि आपकी जो होने वाली फियांसी थी आपके स्टेप मॉम एंड स्टेप ब्रदर के साथ मिली हुई थी और इसीलिए वो एंगेजमेंट पार्टी से भाग गई ताकि आपकी बेइज्जती हो सके। मिस्टर जी कहते कि इस लड़की को भी एक बार देखना होगा। वैन टैंग जो होती है कार में बैठे बैठे सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि इसकी भी एंगेजमेंट किसी गलत लड़की से होने वाली थी। मिस्टर जी लेतीनियो का रिज्यूमे पढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हो, इतने ज्यादा पावरफुल हो पर देखने में लगता नहीं है, ये बस बोलने ही वाली होती है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ड्राइवर कह देता है कि आपको मंथली $200,000 मिलेंगे और इतनी मोटी रकम सुनकर ये शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि एक बॉडीगार्ड बनकर मैं इतने पैसे कमा लूंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और तो और इसे मार्शल आर्ट भी याद आई है, इसीलिए ये बॉडीगार्ड बनने से तैयार हो जाती है कि ब्रेक लगने की वजह से वैंग टैंग मिस्टर जी के गोद में गिर जाती है एंड सोचती है अब तो इसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी क्योंकि इसका चेस्ट मिस्टर जी के पैरों से टच हो जाता है। लेकिन मिस्टर जी को लगता है कि इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा मस्कुलर है, इसीलिए मिस्टर जी वैंग टैंग को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वैंग टैंग मन ही मन में सोच रही होती है कि ये मेरी मस्कुलर बॉडी नहीं बल्कि ये मेरे 36C के बूब्स हैं। वेल अब ये मिस्टर जी के विला पर आती है, तभी इसे इसकी दोस्त का कॉल आता है और वो वैन को बताती है कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें पूरी सिटी में ढूंढ रहा है ताकि वो तुम्हें सबक सिखा सके, इसीलिए छुपी रहना और बाहर मत आना। वेल तभी वैंग टैंग एक लड़की को पकड़कर स्कोल्ड करने लग जाती है कि तुम यहाँ किसकी परमिशन से अंदर आई, ये जगह मिस्टर जी की है। लेकिन सुनिंग कहती है कि मैं मिस्टर जी की वाइफ हूँ। इंद्रनी दौड़कर मिस्टर जी के पास जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि वो आपकी फियांसी एंगेजमेंट से भाग गई, क्यों ना आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन मिस्टर जी इसे इग्नोर करते हुए जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं इसे अंदर आने से रोको। हम देखते हैं कि वन टैंग को मम्मा का कॉल आता है एंड देन जब ये फोन उठाती है तो सामने से कोई कह रहा होता है कि मम्मा काफी बीमार है, जल्दी से उनसे मिलने के लिए आ जाओ। जब ये घर आती है तो उसका बड़ा भाई वेन चैंग इसे बेहोश कर देता है एंड देन यहाँ वेन चैंग डैड से बात करने लग जाता है कि आखिर जी फैमिली में ही शादी करना जरूरी क्यों है। एंड देन डैड समझाते हैं कि जब मिसेस जी जिंदा थी तो हम दोनों फैमिली के बीच में प्रॉमिस हुआ था इन दोनों की शादी कराने के लिए, लेकिन उनके डेथ के बाद ये सारी चीजें इम्पॉसिबल हो गई और तो और मिस्ट्रेस आ गई और इलिजिटिमेट चाइल्ड भी आ गया जो कि जी फैमिली के बिजनेस को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द मिस्टर जी से इसकी शादी करानी होगी ताकि वो लोग ऐसा ना कर सके। और आज मिस्टर जी यहाँ आएंगे एंड देन हम वेन टैंग को सॉरी बुलवाएंगे क्योंकि ये शादी से भाग गई। तरफ मिस्टर जी के डैड मिस्टर जी को कह रहे होते हैं
कि जी फैमिली और वेन फैमिली के बीच में कितने सारे बिजनेस बाइंडिंग्स हैं। तुम इस तरह से एंगेजमेंट के लिए मना कैसे कर सकते हो? अब जबकि वो सॉरी बोलने के लिए तैयार है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? लेकिन फिर भी मिस्टर जी यहाँ से जा रहे होते हैं ये कहकर कि वो वेन फैमिली की डॉटर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन डैड जो होते हैं वो मिस्टर जी की मम्मा का ब्रेसलेट निकाल कर कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ये ब्रेसलेट मैं बर्बाद कर दूंगा, जो कि इसकी मम्मा की कीमती अमानत है। ये मिस्टर जी को मजबूरन शादी के लिए तैयार होना पड़ता है और एक तरफ जो स्टेप मॉम होती है अपने बेटी को कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर जी की शादी वेन फैमिली के डॉटर से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में वेन जब होश में आती है तो वो अपने घर में मिस्टर जी के फैमिली वालों की आवाज सुनती है और वो ये सुनती है कि उसके डैड वेन से सॉरी बुलवाएंगे एंड देन उनकी एंगेजमेंट कंटिन्यू करवाएंगे। इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए देखकर वेन कहती है इतना इजी नहीं है मुझसे शादी करना और ये यहाँ से भाग जाती है। जब सभी लोग यहाँ विन टैंग से मिलने के लिए आते हैं तो ये देखते हैं कि वो तो विंडो से कूद कर भाग गई है।